और जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी से मैं कहूँगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए विद्यार्थी हैं, मैं इसमें मध्य प्रदेश जीके के अलावा बाकी के भी स्टैटिक जीके को कवर करता हूँ, और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं जो कि अभी करंटली उसके नोटिफिकेशन भी आ गए हैं और साथ में उनकी डेट भी आ गई है, जैसे कि जेल प्रहरी का 20 तारीख से एग्जाम है, तो उसकी भी मैं MCQ सीरीज अभी रनिंग में है, प्लेलिस्ट से उसको भी देख सकते हैं। रेगुलर मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। रोज के 30 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के हैं उसका पूरा पैटर्न मैं समझाता हूँ, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और रेगुलर चल रही है वो क्लास और लगातार उसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो प्लेलिस्ट से वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ MP GK का जो स्पेसिफिक पोर्शन है हर टॉपिक पर, वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग फटाफट मेरे लाइव क्लास के साथ में रेगुलर जुड़ें, और रोज 11 से 11:15 के बीच में मैं इस लाइव क्लास को स्टार्ट करता हूं, और ये 1.5 घंटे की क्लास रहती है, जिसमें कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अभी शुरू किया है मैंने ये पढ़ाना। और इससे पहले भी मैं लाइव क्लास ले चुका हूं। रामू कटारे जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, और आपके रेफरेंस में जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो दे विल ऑल्सो ज्वाइन माई लाइव क्लास। तो 11:15 में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। राइट नाउ वी हैव मोर 3 मिनट्स टू स्टार्ट इट। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं अगर कोई वॉइस में क्लियरेंस नहीं है तो। मध्य प्रदेश की नदियों पर थोड़ा सा व्यू मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं। पुराना रिवीजन पिछले कल की क्लास में मैंने जो लिया था, मध्य प्रदेश जैसे कि नदियों का मायका कहलाता है। मध्य प्रदेश में नदियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगर नर्मदा नदी के बारे में ले लें जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम में जो सहायक नदियां हैं वो टोटल कितनी है, 41 सहायक नदियां हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसके बारे में मैंने आपको कल क्लास में बताया था, और जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर 1077 किलोमीटर का जिसका रन है। और उसके बाद में ये मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी रन करती है, और टोटल इसकी जो लंबाई है वो वर्बली में आपको बताऊंगा, और उसके बाद में फिर आपको जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 1 मिनट और शेष रह गया है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं जुड़ जाएं। तो ये टोटल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर 1312 किलोमीटर रन करती है नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और इसका जो फ्लो है, वो फ्लो ड्रेनेज है, वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करती है, और गहरे गाढ़ यानी कि बेसिन को क्रिएट करते हुए ये आगे बढ़ती है, और खंबात की खाड़ी में गुजरात में जाकर ये गिरती है, जो कि एस्चुरी डेवलप करती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो बरबली में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, और साथ ही साथ में इसके बाद में अगली जो नदी बताई थी वो बताई थी मैंने मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी, जिसका कि उद्गम कहां से है, महू जानपावा की पहाड़ी है जो, वहां से इसका उद्गम है, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आती है, वहां से इसका उद्गम है। और ये फ्रॉम वेस्ट से लेके नॉर्थ से होती हुई ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। चलिए 11:15 हो गए हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इसको और शुरू करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं उन सभी से बोलूंगा कि लगातार अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क बाय द कमेंट इटसेल्फ। तो हियर इज द मैप। मध्य प्रदेश के जो मानचित्र है, जो मैप है, वो मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मानचित्र के अनुसार अगर अपन इसको पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को, चाहे वो मध्य प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, तो उसको आसानी से अपन मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहले जो कल मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा हल्का सा 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का अपन रिवीजन करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है ना, जिसकी की लंबाई कितनी है टोटल, 3 राज्यों में मिला के। 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश स्वयं, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में ये गुजरात, ठीक है ना, 3 राज्यों में ये बहती है। और ये टोटल
1312 किलोमीटर का ये सफर तय करती है और ये गुजरात के बाद में वहां पे अरेबियन सी में, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी पर जाकर ये समापन होता है और एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है ना। अगर मध्य प्रदेश अकेले में देखा जाए तो ये 1077 किलोमीटर 1077 किलोमीटर बहती है और बाकी रेस्ट ऑफ द दोनों जो प्लेसेस हैं उसमें बाकी का कवर करती है, ठीक है ना। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, ये है अनूपपुर से। अनूपपुर की जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां से, ठीक है, वहां से जो पुष्पराजगढ़ तहसील है, पुष्पराजगढ़ जो तहसील है वहां से इसका उद्गम है। और इसमें मैंने और भी बताया था कि इसमें जो स्टार्टिंग का वाटरफॉल है, सबसे पहला वाटरफॉल का यहाँ पे निर्माण होता है वो है कपिल धारा, ठीक है ना। कौन सा, कपिल धारा। कपिल धारा जो जलप्रपात है उसका निर्माण करती है ये। और उसके बाद में दूसरा जलप्रपात इसी के बाद में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आता है, वो है दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, ठीक है। तो ये दो जलप्रपात का यहाँ पर निर्माण होता है जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में है। और जो अनूपपुर जिला है वो किस डिवीजन में आता है, ये आता है शहडोल में। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। किस में आता है, ये शहडोल डिवीजन में आता है, जिसमें कि 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, ठीक है ना। डिविजन्स के बारे में अगर आपको अलग से ही पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट में मैंने डिविजन्स पूरा का पूरा समझाया है। मध्य प्रदेश में जो 10 डिविजन्स हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है और उसको आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा उसको समझ सकते हैं, पूरा अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गई नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के साथ साथ में अनूपपुर जिले में एक और नदी निकलती है और वो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। उसको भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अनूपपुर जिले से जुड़ी है, वो है सोन नदी। सोन जो नदी है वो निकलती है यहाँ से। और सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, पहले तो अपन देखते हैं कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ये एमपी से उद्गम है इसका, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार को कवर करती है, ठीक है। और बिहार और टोटल इसकी जो लंबाई है तीनों राज्यों में वो है 780 किलोमीटर, 780। और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 207 किलोमीटर मध्य प्रदेश को रन करती है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है और किस नदी की ये सहायक नदी बनती है, ये बनती है गंगा नदी है जो कि मानसरोवर से गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम है। तो उस नदी की ये सहायक नदी बनती है। और ये बिहार में, जो बिहार है, बिहार में ये पटना, बिहार की जो राजधानी है पटना, जो कि इतिहास में जिसको पाटलिपुत्र बोलते थे, वहां पे जाकर ये मिलती है। दोनों नदियों का संगम होता है, गंगा का और सोन नदी का। सोन नदी की एक और सहायक नदी है जो सोन नदी में जाके मिलती है। ये तीनों अनूपपुर जिले की हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसी को पूरा फैक्ट का रिवीजन कर रहा हूँ। सोन नदी की एक और नदी है वो है जोहिला। जोहिला जो नदी है वो सोन नदी में ही जाकर मिलती है, ठीक है ना। ये भी अनूपपुर जिले से ही इसका उद्गम स्थल है। और ये उमरिया, देखिए इसका जो फ्लो है उमरिया से होती हुई, ठीक है ना, शहडोल और सिंगरौली से होती हुई ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में जाती है। उसके बाद में फिर बिहार में जाके पटना में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर मैंने अगली जो नदी बताई थी मध्य प्रदेश की दूसरी नदी, वो कौन सी थी, अलग अलग कलर से मैं इसको डिफाइन करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। वो थी इंदौर में, जो इंदौर है, ठीक है ना। इंदौर में कौन सी नदी, चंबल नदी। जो चंबल नदी है उसका उद्गम इंदौर के महू से, कहां से, महू से था, महू से इसका उद्गम था। और महू में कहां से, जाना पावा की पहाड़ी, जाना पाप की जो पहाड़ी है वहां से, जो कि मध्य प्रदेश की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वहां से। इसकी जो हाईएस्ट पीक की हाइट कितनी, 881 मीटर, ये आपको याद रखना, 881 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जो कि मालवा क्षेत्र की है। इसको आप स्पेसिफिक समझिए,
मालवा का जो पठार है उसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये। वैसे तो मध्य प्रदेश की सबसे नंबर 1 हाईएस्ट पीक है वो होशंगाबाद में धूपगढ़। धूपगढ़ की जो चोटी है वो सबसे हाईएस्ट है 1350, ठीक है ना, 1350 मीटर्स की है। उसके बाद में फिर बुंदेलखंड में है सिद्ध बाबा की चोटी जो कि 1172 मीटर्स है, सिद्ध बाबा की चोटी। तो अगर पूरे ऑल ओवर एमपी में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे धूपगढ़ की चोटी लगती है, उसके बाद में सिद्ध बाबा की चोटी लगती है, और उसके बाद में फिर जो मालवा की एक चोटी है जिसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो है 184 मीटर्स की, जो मालवा के क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये चोटी है। उसके बाद में मालवा क्षेत्र में ही सेकंड नंबर पे आती है जानापावा की चोटी, ठीक है। तो इसको भी आपको ऐसे याद करना है। जानापावा की पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम है, और चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी यहाँ से इंदौर से होती हुई, धार से निकलती हुई, रतलाम, मंदसौर और नीमच से होती हुई मध्य प्रदेश की जो चंबल क्षेत्र है उसको, और चंबल डिवीजन है उसका बॉर्डर बनाती है। शिवपुर, मुरैना और भिंड से होती हुई ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इतना जो मैंने बताया ये आपको क्लियर हुआ? रामू कटारे जी थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताएं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, और जो भी मैं समझा रहा हूँ उसमें से कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट्स करके बताएं। और भी जो विद्यार्थी हैं जो कि मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स करके मेरे को हेलो जरूर करें, और साथ ही साथ अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये 3 नदियों के बारे में मैंने रिवीजन कर दिया। आगे और बढ़ते हैं, अपन इसको इरेज कर लेते हैं। अगली जो नदी मैंने आपको बताई थी कल की लाइव क्लास में, वो बताई थी मैंने ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है चंबल नदी से, पटना से हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग कलर से चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी बैतूल, यह है बैतूल, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र में बैतूल जिला, जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। बैतूल जिला, वहां से इसका उद्गम है। कहां से? मुलतई से, मुलतई से इसका उद्गम है। और ये भी नर्मदा के समानांतर, जैसे नर्मदा नदी जो बहती है, नर्मदा नदी कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और मध्य प्रदेश के 15 जिले, ये भी मैं आपको बताता हूं, 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको कवर करती है। तो उसी तरीके से ताप्ती नदी जो है ये भी नर्मदा नदी के पैरेलल, ठीक है ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है ये, और ये बैतूल से होती हुई, बुरहानपुर से निकलती हुई ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। थैंक यू रामू जी। तो ये 724 का जो सफर है ये तय करती है, और ये मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, ठीक है ना, जो ताप्ती नदी है, यहाँ लिखता हूं मैं, जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने ये ताप्ती बताया था। ताप्ती के बाद में फिर अगली नदी मैंने आपको बताई थी, वो थी बेतवा नदी। बेतवा नदी जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इसको मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, इसको आप रिवीजन इस तरीके से समझिएगा। बाकी पहली क्लास में मैंने पूरा का पूरा वर्बली भी बताया है, और उसको मैंने लिखा भी है पूरा बोर्ड पर, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है और रिवीजन करने के बाद अगली क्लास भी लेनी है अपने को। तो यहाँ पे रायसेन के कुमरा गांव से निकली है, और ये विदिशा से होती है। कौन कौन से जिले पड़ते हैं ये जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कौन सी नदी किस जिले से होकर गुजरी है ये जरूर पूछा जाता है। तो इसको भी आपको स्पेसिफिकेशन में याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये रायसेन के कुमरा गांव से, जो कि भोपाल के बिल्कुल निकट में ही है रायसेन, उसकी बॉर्डर से छूती हुई है, वहीं से कुमरा गांव से निकलती है, विदिशा से होती हुई ये अशोकनगर की ईस्ट बॉर्डर, ठीक है ना, अशोकनगर जो है ये अशोकनगर है, उसकी ईस्ट बॉर्डर, ठीक है ना, उसकी ईस्ट की बॉर्डर बनाते हुई
शिवपुरी से निकलती हुई दतिया से, और ये बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ये भी यमुना जो नदी है जो कि यमुनोत्री से निकली है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, उसमें जाकर मिल जाती है। जिस तरीके से ये चंबल नदी मिल जाती है, चंबल नदी जिस तरीके से मिल जाती है, और चंबल नदी की जो लंबाई है मैंने आपको शायद बताया नहीं, वो है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। और ये इसकी जो स्टेट्स हैं वो हैं मध्य प्रदेश चंबल नदी के, उसके बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में ये उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों को चंबल नदी कवर करती है। उसी तरीके से बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्यों को कवर करती है। ठीक है, तो ये हो गई बेतवा नदी। इसका मैंने आपको रिवीजन बताया, इसकी क्लास आपको मैंने कल जो लाइव क्लास ली थी उसमें बताया था। अच्छा, इसमें जो चंबल नदी है, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको अलग कलर से मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। एक तो है देवास की काली सिंध नदी। काली सिंध नदी है जो, वो देवास से होकर गुजरती है, ठीक है ना, और शाजापुर आगरमालवा से होती हुई ये चंबल में नदी में मिल जाती है, जो कि राजस्थान में चंबल नदी में इसका समागम होता है। और उसके बाद में दूसरी जो नदी है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी जिसका कि उद्गम सीहोर से है, और सीहोर से होती हुई राजगढ़ गुना से होती हुई ये चंबल नदी में मिलती है। तो ये हो गई पार्वती नदी, और ये हो गई काली सिंध नदी। मध्य प्रदेश में 2 नदी हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको आपको क्लियर करना है। एक काली सिंध और एक सिंध। काली सिंध नदी जो है वो देवास के बागली गांव से निकलती है, और सिंध नदी जो है वो विदिशा के सिरोंज से निकलती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें बार बार हो जाता है क्योंकि दोनों के नाम सिमिलर हैं, मिले जुले हैं, इस कारण से इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो ये कहाँ से, विदिशा के सिरोंज से, विदिशा के सिरोंज से ये इसका उद्गम है। और ये नदी बेतवा की सहायक नदी बनती है, ठीक है ना, कौन सी, सिंध नदी। और ये अशोकनगर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है ना, यहां से, ये यहां से होती हुई शिवपुरी के पठार से होती हुई ये बेतवा नदी में जाकर मिलती है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जो गंगा, ये अपनी बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी की जो लंबाई है जो कि टोटल मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो ये है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर का ये सफर तय करती है, ठीक है। तो ये बेतवा नदी के बारे में बताया। और बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये है सिंध नदी, जो कि विदिशा के सिरोंज से निकलती है। इसके अलावा एक नदी और है, रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है ना, वो है यहां से कुंवारी नदी, जो कि सिंध नदी से जाके मिलती है, सिंध नदी की सहायक नदी बनती है, और ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। कौन सी, कुंवारी नदी, ये इसकी सहायक नदी है। एक नदी और शिवपुरी के पठार से निकलती है जो कि चंबल नदी में मिलती है, वो है यहां से कूनो नदी। कूनो नदी जो है, ठीक है ना, कूनो नदी के पास में ही पालपुर कूनो जो सेंचुरी है और जो नेशनल पार्क है वो कूनो नदी के पास में ही है। और ये कूनो नदी शिवपुर से होती है, और कूनो नदी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो शिवपुर में है, और सेंचुरी भी शिवपुर में है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना। तो मैंने ये सारी नदियों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ और भी बताया था। बैतूल की वर्धा नदी के बारे में बताया था, वर्धन नदी जो कि वर्धन शिखर से निकली है। और दूसरा बताया था सिवनी की वैनगंगा। सिवनी में जो वैनगंगा, यहाँ जिसपे कि मध्य प्रदेश का पहला मट्टी का बांध बना है सबसे पुराना, वो वैनगंगा नदी पर ही बना है। तो वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर जाती है, और यहाँ से वर्धन नदी, ठीक है, यहाँ से कौन सी, वर्धन नदी, जो कि वर्धन शिखर से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई, इसमें वैनगंगा नदी, ये वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी है ये। और ये कौन सी है, ये है वर्धा नदी, जो कि कहाँ से, वर्धन शिखर से निकलती है, बैतूल से, और ये दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रवेश करती हुई, और इसी तरीके से वैनगंगा नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती हुई ये महाराष्ट्र में मिलती है दोनों, और जहां मिलती है उसको बोलते हैं प्राणहिता, प्राणहिता संगम बोलते हैं उसे। और इसी ही संगम के आगे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना चल रही है, वो है 52 थड़ी। 52 जो थड़ी परियोजना है वो
यहीं पर चल रही है। तो ये सभी नदियों के बारे में मैंने आपको जानकारी जो पहली लाइव क्लास ली थी मैंने कल, उसमें मैंने आपको समझाया था। इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट से जरूर बताएं, और जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो मेरे को थोड़ा सा हेलो लिख के जरूर भेजें। रामू जी, आपसे आपको कोई डाउट, ये मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं। मैं वेट कर रहा हूं आपकी कमेंट का। ये सभी नदियां जो मैंने बताई, इसमें कहीं पे कोई डाउट आपको हो, इसको मैं इरेज करके दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नदियां बहुत ही बड़ा टॉपिक है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि इतना मैंने रिवीजन जो पिछली वाली क्लास का है वो मैंने लिया था। इसमें जो मैंने पिछली लाइव क्लास ली थी उसको मैं रिवाइज हर क्लास में करूंगा। जैसे कि मैंने आज जो बताया वो मैं कल इसका रिवीजन फिर करूंगा, जो नया मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में आपको जानकारी जैसे दूंगा। कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो रहा है आपको? चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बाद में आपको लाइव अपलोड हो जाएगी। लाइव क्लास बाद में आप इसका पूरा का पूरा स्ट्रीम को आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो आप दोबारा से बुक्स से भी रेफर करके इसमें से क्लियर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में कहीं ना कहीं पे ये सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड भी बहुत बनते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत नदियां हैं। बार बार मैं इसको बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं आगे मध्य प्रदेश की अन्य नदियों पर। ठीक है ना, अब अपन अन्य नदियां लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो अगली नदी है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और वो है कौन सी? मध्य प्रदेश की एक और सहायक नदी है जो कि नर्मदा नदी से की सहायक नदी है, वो है तवा नदी। तवा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? वो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो महादेव श्रेणी है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये है महादेव महादेव श्रेणी। तो महादेव श्रेणी से इसका उद्गम है, और ये महादेव श्रेणी किसमें? सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रेणी में ही आती है। ये उसी का एक हिस्सा है महादेव श्रेणी। वहीं से तवा नदी का उद्गम है। ठीक है, तवा नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी बनती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, इसकी जो टोटल सहायक नदियां कितनी हैं? 41 हैं। उसमें से दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर यानी कि ये जो विंध्याचल रेंज है, ठीक है ना, विंध्य रेंज जो है ये नर्मदा की, क्योंकि नर्मदा का उद्गम यहाँ से देखा होता है। अगर इसका फेस अपन वेस्ट तरफ करें तो दाईं ओर की जो नदियां हैं, ठीक है ना, वो है टोटल 19 नदियां। ठीक है ना, तो दाईं ओर की इस तरीके से अगर एंगल बना के देखें तो दाईं ओर की 19 नदियां, और बाईं ओर जो कि सतपुड़ा की रेंज है ये वाली, ठीक है ना, इसके बीच से होके गुजरती है ये नदी। ठीक है, कहाँ से? ये पूरी की पूरी यहाँ से गुजरती है नदी। ठीक है ना, ऐसे। तो इसकी जो बाईं ओर की नदी है वो है 22 सहायक नदी होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको ये याद रखना कि टोटल नदी कितनी है? 41 सहायक नदी हैं। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा की जो सहायक नदी एक और है वो है तवा नदी। ठीक है ना, तवा नदी पर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पुल बना हुआ है, जो कि होशंगाबाद में ही है आपके पास में, जो कि नियर अबाउट 1 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना, 999 मीटर्स के अप्रोक्स में ये तवा नदी पर पुल बना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। ठीक है ना, ये रोड पे पुल डेवलप किया गया है। चलिए, ये नदी के बारे में मैंने आपको क्लियर किया। अब चलते हैं अगली नदी के ऊपर। अगली जो नदी मैंने आपको बताई थी,
मैंने बताई थी, एक सहायक नदी है जो कि जिसपे कि जो माता टीला डैम है जो कि झांसी में जिसका निर्माण हुआ है, झांसी और ललितपुर के बीच में, वो है बीना नदी। तो बीना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? दूसरा कलर लेते हैं अपन, वो है सागर। जो सागर जिला है, सागर जिले में जो बीना तहसील है वहां से इसका उद्गम है और ये सागर से होती हुई बाहर निकलती है ये, और झांसी के पास में इसका यहाँ पर माता टीला डैम जो कि महारानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से है, वो यहाँ पर बनाती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मनीषा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ज्वाइन माय क्लास। इससे पहले मैं एक क्लास और मध्य प्रदेश की नदियों पर ले चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखें। मध्य प्रदेश की नदियों पर पहली क्लास कल हुई थी और आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है ना, जिसमें कि मैंने ये अभी रिवीजन किया है और आगे जो नई नदियां इसमें हैं उसके बारे में अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसको आप इरेज करते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि पूरा ड्रॉ करके बताना पड़ता है, उससे क्लियर होता है कि कहाँ पर कौन सी नदी किस तरीके से फ्लो है और किस जिले से उसका ओरिजिन है। ठीक है, तो आपको तवा नदी के बारे में मालूम पड़ गया। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जो जिला है जो कि नर्मदापुरम संभाग से आता है। नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो होशंगाबाद जो कि नदी कई क्षेत्र है, नर्मदा नदी वहां से निकली है, तवा नदी है, नर्मदा नदी, और सबसे प्यारा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का पचमढ़ी वहीं पर है जो कि महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है, पूरी सतपुड़ा श्रेणी में से घिरा हुआ है। तो वहीं से देनवा नदी और तवा नदी का भी उद्गम वहीं से हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली नदी के ऊपर। अगली जो नदी है वो है यहाँ से, कहाँ से? दमोह। कौन सी नदी है यहाँ से? कैन नदी। कैन नदी, ठीक है ना। और कैन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? विंध्याचल रेंज से, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया था, ऊपर की जो रेंज है वो विंध्याचल रेंज कहलाती है, ठीक है ना, और नीचे की जो रेंज है वो कहलाती है सतपुड़ा की रेंज, ठीक है ना। ये कहलाती है सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रेणी है ये पूरी की पूरी, और ये कहलाती है विंध्य, विंध्य श्रेणी कहलाती है। तो विंध्य श्रेणी से है कैन नदी का उद्गम, कहाँ से? दमोह में, और वहां से इसका उद्गम हुआ है। और ये टोटल 292 किलोमीटर्स का सफर तय करती है, और ये उत्तर प्रदेश में बांदा के पास में जाके ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। इसका जो फ्लो है, ठीक है ना, वो है पन्ना से होते हुए, पन्ना से ही निकलती है ये, ठीक है ना, पन्ना से मानिए, और पन्ना से यहाँ पे ये जो नदी है ये है यमुना नदी। यमुना नदी में जाकर मिलती है ये, यमुना नदी में जाके इसका समागम हो जाता है। और पन्ना नदी, जो पन्ना का क्षेत्र है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कैन नदी के पास में ही है, और यहीं पर जो कैन नदी है इसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने आपको बताया, इसी पर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 292 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूपी 2 राज्यों का सफर तय करती है। मध्य प्रदेश से होती हुई ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद में अगली नदी के ऊपर चलते हैं। अगली नदी जो है वो है मध्य प्रदेश की तमस नदी। अगले कलर से मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा। मध्य प्रदेश की तमस नदी है जो कि कटनी से इसका उद्गम है। कटनी की जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, इसको कैमूर की पहाड़ियां कहते हैं। कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होते हुए ये सतना से होती हुई, ठीक है ना, इस तरीके से प्रवेश करती है, और ये स्पेसिफिकेशन है ये
गंगा नदी की ये सहायक नदी है, ये गंगा में जाके मिलती है। मध्य प्रदेश की 2 नदी हैं जो कि गंगा की सहायक नदी बनती हैं, और बाकी की जो उत्तर की ओर फ्लो करती हैं वो पूरी यमुना नदी की सहायक नदी बनती है, और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका स्पेसिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो नदी है ये है तमस नदी, ठीक है ना। तमस नदी, या फिर इसको टोंस भी बोलते हैं, टोंस नदी, तमसा नदी, ठीक है ना, ये नदी है। और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 320 किलोमीटर का सफर तय करती है, 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ टोंस नदी, ये 320 किलोमीटर सफर तय करती है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों को कवर करती है। मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको। ये नदी जो है ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, और विंध्याचल रेंज में जो कैमूर रेंज है, ठीक है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं कैमूर। विंध्याचल क्षेत्र की कैमूर की श्रेणी जो है वहां से निकलती है ये, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। तो जितने भी नए विद्यार्थी अभी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं उनको मैं दोबारा बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की नदियों का ये पहला लाइव क्लास मैंने अभी कल से स्टार्ट की थी, और कल के बाद में ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। तो कल का वीडियो भी आप पूरा का पूरा जरूर देखें, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जो अन्य नदियां हैं उनके बारे में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको वो डाउट भी क्लियर करूंगा। और ये हम अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने अभी पहली नदी कैन नदी बताई आपको, और दूसरी टोंस नदी बताई, जिसको कि टोंस या फिर तमसा नदी भी कहते हैं। और ये टोटल 320 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और ये कैमूर की पहाड़ी से होती हुई ये आगे जाती है। ये एक स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें जो कि सतना से होती हुई, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जरूर पूछते हैं एग्जाम में कि तमस नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो तमस नदी कौन से जिले से होकर गुजरती है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें अगर सतना होगा तो आपको इस तरीके से स्पेसिफाई करना होगा ये सतना से होकर गुजरती है। तो ये सारे के सारे जितने जिलों से होकर गुजर रही है जो नदी, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत ही डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे दूसरी नदियों से, ठीक है ना। अगली जो नदी है वो है, उसके लिए इरेज करना पड़ेगा क्योंकि काफी कुछ अपन ने कवर कर लिया है, थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के मैप को हम साफ करते हैं, क्योंकि वो है मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में, ठीक है ना, रीवा में ही उसका उद्गम है। रीवा में 2 नदी, एक तो केवटी में जो बीहड़ नदी है, बीहड़ और मोहाना, ये 2 नदी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा वाटरफॉल वो रीवा में ही है, चेचई वाटरफॉल, जो कि महाना नदी के ऊपर बना हुआ है, और महाना नदी के संपर्क से ही वो निकलता है, और वो है महाना नदी जहां पर चेचई वाटरफॉल का निर्माण होता है। और दूसरी नदी है रीवा में, वो है बीहड़ नदी, ठीक है। तो ये दोनों नदियों के बारे में अब मैं बताता हूँ, ठीक है ना। और ये दोनों नदियां जो बीहड़ है और मोहाना है, ये एक जगह पे जाके मिलती भी हैं, ठीक है ना। तो जो महाना नदी है, महाना नदी इसी पर बना है चेचाई वाटरफॉल, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और इसको इंडिया का नियाग्रा फॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मोहाना नदी पर ही है। और दूसरी नदी है बीहड़ नदी, बीहड़ नदी है, ये भी रीवा से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी मैंने इतनी दी। और यहाँ पर 3 बहुटी, कौन कौन से वाटरफॉल हैं रीवा में नदियों पर, एक तो बहुटी है, दूसरा चेचई है,
चेचई इसको पहला मान सकते हैं, सबसे बड़ा वाटरफॉल है। दूसरा है बहुटी वाटरफॉल, और तीसरा है केवटी वाटरफॉल, जो कि इन्हीं नदियों पर है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली मैंने इस नदी के ऊपर बताया आपको। इसके अलावा और छोटी छोटी नदी हैं, एक तो मंदसौर में है, मंदसौर में सिवना नदी है, सिवना नदी मंदसौर में है, और सिवना नदी के पास में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि इंडिया में एक ही मंदिर है। और दूसरा मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है, वो नेपाल में है, पशुपतिनाथ का। उसके बाद में ये इंडिया में अगर कहीं पे भी एक पशुपतिनाथ का मंदिर है तो वो मंदसौर में है। ठीक है ना, जो कि सिवना नदी के पास में है। ये सिवना नदी है जो कि मंदसौर में इसका ओरिजिन है और मंदसौर में बहती है ये। और एक नदी और है, वो है माही नदी, जो कि धार से है, और ये भी पश्चिम की ओर फ्लो करती है, लेकिन ये गुजरात के बाद में ये राजस्थान में जाके खत्म हो जाती है, राजस्थान में जाके ये विलुप्त हो जाती है, और ये है माही नदी। छोटी नदी है, लेकिन ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए, ये कहाँ से निकली है। छोटी छोटी नदियाँ जिसपे स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आपको सारे डाउट, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और सागर में है धसान नदी, धसान नदी है, ये भी सागर की है, जो सागर में इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने ये सारी नदियों के बारे में आपको पूरी जानकारी शायद कंप्लीट कर दी है। छोटा ही था इसमें पॉइंट पूरा। इसमें आपको जो भी डाउट है वो आप डाउट, अभी लाइव क्लास चल रही है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है, जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, उसके बारे में आप कमेंट्स करके पूछें मेरे को, मैं आपको बताऊंगा अगर कहीं पे कोई भी डाउट चल रहा है। आई एम वेटिंग। एनीवन हु हैव डाउट? चलिए, अब चंबल नदी के ऊपर में कौन कौन से बांध हैं उसके ऊपर देख लेते हैं अपन, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की, जो कि कहाँ से, इंदौर, इंदौर से इसका उद्गम है। जानापावा की पहाड़ी, जो कि मालवा की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वहां से इसका उद्गम है। और उस पर जो बांध बने हैं, अभी जितने डैम बने हैं उसके बारे में अपन अब जानकारी लेते हैं। इंदौर में ये जो पॉइंट बना रहा हूं, ये है महू, महू है, और यहीं पर ये जानापाव की पहाड़ी है। ठीक है ना, रिवीजन भी होगा अपना, और रिवीजन के साथ साथ में उस पर जितने भी बांध का निर्माण किया है परियोजना के तहत, और वहां पर बिजली परियोजना बोल सकते हैं आप इसको, और साथ साथ इसमें सिंचाई परियोजना जो चल रही है। हेलो किरार जी, वेलकम। तो जितनी भी इसमें जो परियोजनाएं चल रही हैं वो सब बांध पर है, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये चंबल नदी, ठीक है ना, लिखते हैं इसको अपन, चंबल नदी। ठीक है ना, इस पर 3 डैम बने हैं। ठीक है, एक डैम जो बना है वो बना है मंदसौर पर। ठीक है ना, उस किस नाम से है, गांधी सागर डैम। ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर, ठीक है ना, मंदसौर में है। और दूसरा जो डैम है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, कोटा में, जो कि राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान से होकर बहती है। मध्य प्रदेश पुलिस का भी बैच बनाओ। जी किरार जी, बिल्कुल। एक्चुअली ये जो मेन टॉपिक है, ये मध्य प्रदेश की जितनी भी जीके है, जो कि एक कॉमन जीके है, उस पर मैंने ये क्लास ली है। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की एसआई, मध्य प्रदेश के कांस्टेबल और मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं। तो एक कॉमन टॉपिक पे मैं एक स्पेसिफिक नदियों के ऊपर मैं बता रहा हूँ ये। इसके बाद में अपन मध्य प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है उसमें भी अपन जाएंगे और उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो अगली जो भी क्लास लेंगे, आपका सजेशन बिल्कुल बहुत ही एक्सीलेंट है, तो इस पर भी अपन आगे क्लास चालू करेंगे। हम बिल्कुल, मैं इस पर ध्यान रखूंगा।
अभी जो बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी की जितनी भी बांध है, ठीक है। तो गांधी सागर डैम सबसे पहला डैम जो कि मंदसौर, कहां पर, मंदसौर में, कहां पर है मंदसौर, ये यहां से धार से होती हुई, रतलाम से निकलती हुई मंदसौर से, और उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है ये, ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश करते हुए यहाँ पर अगले कलर, अच्छा दूसरा कलर लेते हैं अपन इसमें, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गांधी सागर जो डैम है वो यहाँ पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ये सबसे पहला डैम है जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग, इसकी नींव रखी थी 1948 में, और ये 1949 में इसकी नींव रखी थी, और 1954 में ये बनकर तैयार हो गया था इस परियोजना में, ठीक है। और ये है गांधी सागर डैम। उसके बाद में अगला जो डैम है वो कोटा में पड़ता है कुछ यहाँ पर, ठीक है। अगली दूसरा कलर ले लेते हैं, ये जो है कोटा है यहाँ पर। और उसके बाद में अगला जो डैम है वो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से पड़ता है। इसको मैं अगला दूसरा कलर स्पेसिफाई कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी होगी इसको समझने में। चलिए इस कलर से, ये है चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो यहां पर टोटल कितने, पहला बांध गांधी सागर में है चंबल नदी पे, दूसरा बांध है कोटा में, और तीसरा है चित्तौड़गढ़ में। जो तीन यहाँ पर पनबिजली परियोजना है, और ये तीनों की तीनों जो परियोजना है ये तीनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसमें 50% की इसमें शेयरिंग है, यानी कि यहाँ पर जो पानी का उपयोग होगा वो भी 50% होगा, साथ में जितनी भी यहाँ पर बिजली की पैदावार होगी, ठीक है ना, जो करंट बिजली विद्युत का उत्पादन होगा इन परियोजना में, वो भी 50% का यहाँ पर शेयरिंग है दोनों राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है। चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही, इसकी मैं लंबाई एक बार और लिख देता हूं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है ना, एमपी, राजस्थान और यूपी, इन तीनों को मिलाकर ये 965 किलोमीटर का रन करती है, बहती है। और ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? तो ये मैंने चंबल नदी पे जितनी परियोजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताएं मेरे को। क्लियर है? क्लियर है तो आप मेरे को एक थंब इंप्रेशन जरूर बताएं, एक अंगूठा जरूर लगा दें जिससे कि मुझे क्लियर हो कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए, जो कोटा में जो चंबल नदी पर जल विद्युत केंद्र है जो बनाया गया है वो कौन सा है, उसको बोलते हैं जवाहर, ठीक है। जवाहर सागर के नाम से है ये, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला है चित्तौड़ में, जिसका कि नाम है
राणा सागर डैम, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सारे डैम के नाम इंदिरा, इसको गांधी सागर डैम कहते हैं जो मंदसौर में बना है, और कोटा में जो बना है वो जवाहर सागर डैम है। उसके बाद में राणा सागर डैम जो कि चित्तौड़ में बना हुआ है। तो ये तीनों पन बिजली परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, उसमें 50-50% शेयरिंग है। चलिए, इसके ऊपर तो पूरी जानकारी आपको मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टोटल बिजली का उत्पादन होता है वो कितना होता है अगर देखा जाए तो? गांधी सागर जो है, पहला वाला जो है वो है गांधी सागर। तो गांधी सागर में टोटल बिजली का उत्पादन 115 मेगावाट, ठीक है ना। दूसरा है राणा सागर वन, इसमें 172 मेगावाट का उत्पादन होता है। और तीसरा है जवाहर, ठीक है ना, जवाहर वाला, इसमें 99 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने कितना पावर इसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में जानकारी दे दी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी पे जो पन बिजली परियोजनाएं चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर यहाँ पर बांध निर्माण करके सिंचाई परियोजना और पन बिजली परियोजना संचालित की जा रही है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार मैं लाइव क्लास और वीडियोस लेकर आ रहा हूं मध्य प्रदेश के अलावा अन्य सेगमेंट में, चाहे वो एमपीपीएससी के व्यापम के एग्जाम हो, ठीक है ना, एमपीपीएससी का पेपर हो या फिर अन्य एग्जाम, कहीं ना कहीं पे सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोस के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर भी मेरी वीडियोस हैं। एमपीपीएससी के लिए अलग से पूरी की पूरी मैंने टॉपिक तैयार किए हुए हैं और टॉपिक के वीडियोस चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना चालू कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर एमपीपीएससी की जो मैंने अलग से एक लिस्ट बनाई है, एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप एमपीपीएससी के पूरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आगे नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी यहां लिख लेते हैं एक बार, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो पन बिजली परियोजना है वो कहां पर है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नर्मदा नदी रिवीजन भी हो जाएगा, अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। ये मैंने इसको अनूपपुर जिला ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कहां से? अमरकंटक, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम है। और ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है ये कहां पर है? ये है पुष्पराजगढ़। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बार बार रिवीजन होने से वो याद हो जाता है, ठीक है। पुष्पराजगढ़ तहसील से इसका उद्गम हुआ है और ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट करता हूं इसमें, फिर उसमें आपको आगे पॉइंट में बताऊंगा कि कहां पर कौन कौन सी डैम बनाकर वहां पर पन बिजली परियोजना और सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। चलिए, तो ये अनूपपुर से होती हुई, डिंडोरी से होती हुई मंडला, उसके बाद में जबलपुर, जबलपुर के बाद में नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद में यहां से यूं होते हुए हल्का सा बाहर से जाएगी। ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं क्योंकि क्लियर होना चाहिए कि कहां से किस तरीके से उद्गम हुआ है। मंडला यूं घूमी है, यूं होते हुए यहां मिलती है, उसके बाद में हल्का सा यहां से रायसेन टकराती है, फिर होशंगाबाद, होशंगाबाद में यहां थोड़ा सा टकराती है यहां से हल्का सा, उसके बाद में ये हरदा में घुस जाती है, उसके बाद में यहां से थोड़ा सा देवास में, फिर ये खंडवा, खंडवा के बाद में ये खरगोन, खरगोन के बाद में बड़वानी, बड़वानी के बाद में ये अलीराजपुर। तो दिस इज द फ्लो ऑफ नर्मदा नदी, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, हल्का सा सीहोर में यहां पर लेती है। तो इसको अपन अगर नंबर डालें तो क्लियर होगा आपको
ठीक है ना। दूसरे कलर से मैं आपको इसको नंबर पुट करता हूँ। अनूपपुर पहला, डिंडोरी दूसरा, मंडला तीसरा, जबलपुर चौथा, नरसिंहपुर पांचवा नंबर। उसके बाद में आता है रायसेन छठवां नंबर, फिर होशंगाबाद सातवां नंबर, आठवां नंबर सीहोर, नौवां हरदा, 10वां जबलपुर, फिर 11वां खंडवा, है ना। और यहाँ से धार में भी जाती है, ये ध्यान रखना। 11वां 12वां खरगोन, 13वां धार, फिर 14वां बड़वानी और 15वां राजपुर। तो इस तरीके से ये 15 जिलों से होकर गुजरती है। हर जिले के ऊपर में आपको जानकारी होनी चाहिए किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिवीजन भी होगा और स्पेसिफिक हर जिले के ऊपर आपको जानकारी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हुआ। इसके बाद में अब चलते हैं इस पर कौन सी परियोजना चल रही है। ठीक है, चलिए अब मैं अलग कलर से आपको सारी परियोजना के बारे में क्लेरिफाई करूंगा। ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है ना। पहली परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी शुरू होते से ही कहां पर है? यह है बरगी परियोजना। रानी अवंतीबाई जो सागर है वो बनाकर नर्मदा नदी पर, वहां पर ये बरगी डैम जो बनाते हैं वो बनाकर इस पे बनाई गई है। ठीक है ना। और ये कहां पर है? जबलपुर में, जबलपुर में है। ठीक है ना, ये यहाँ पर मान सकते हैं जबलपुर में है बरगी परियोजना। बरगी परियोजना है जिसको कि बरगी डैम भी कहते हैं। बरगी डैम, बरगी डैम का निर्माण किया गया है। और ये किस गांव में है? बिजोरा। ठीक है, बिजोरा जो ग्राम है वहां पर ये डैम बनाया है और वहां पर ये बरगी परियोजना चल रही है, जिसको कि रानी अवंतीबाई परियोजना नाम से भी जानते हैं। किससे? रानी अवंतीबाई परियोजना या रानी अवंतीबाई डैम के नाम से भी इसको जानते हैं। उस पर ये परियोजना चल रही है और इससे पन बिजली परियोजना है, जिससे कि बिजली का उत्पादन भी होता है और सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है डैम बनाकर। ठीक है, और इससे कुल कितने? 90 मेगावाट, 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये परियोजना नर्मदा नदी पर पहली हो गई, इसको अपन फर्स्ट नंबर ले लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक अगली परियोजना मिलती है खंडवा में। ठीक है ना, ये है खंडवा। ठीक है ना, खंडवा, खंडवा की कहां पर? ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर पर यहाँ पे जल विद्युत केंद्र, क्योंकि ये पानी पर है तो डैम बनाकर यहीं पर ये जल विद्युत परियोजना का संचालन हो रहा है और इससे सिंचाई में भी उसका उपयोग होता है और सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है। तो ओंकारेश्वर पर जल विद्युत परियोजना का बनाई गई है और यहाँ पर डैम बनाकर 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है ना, यह है नर्मदा नदी पर। ठीक है, उसके बाद में आगे है, इसी के आगे में खरगोन, खरगोन पर है महेश्वर। महेश्वर में महेश्वर जल विद्युत केंद्र का बनाकर यहां पर भी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसमें मेरे को। ये है 520 मेगावाट। ओंकारेश्वर में जो है 520 मेगावाट है और जो महेश्वर है यहां पर 420 मेगावाट है। काफी कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेती हैं। जब आगे पढ़ा तो मेरे को क्लियर हुआ, आगे पढ़ने में समझ में आया। तो 520 मेगावाट जो है वो खरगोन में महेश्वर जल विद्युत केंद्र से इसका निर्माण किया जा रहा है, इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में एक जल विद्युत परियोजना और खंडवा में है,
ठीक है ना, जो कि नर्मदा नदी पर ही है। वो है कहाँ पे? पुनासा डैम। पुनासा डैम या फिर इसको इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंदिरा सागर विद्युत परियोजना का संचालन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो टोटल कितनी परियोजना हो गई मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर? एक तो हो गई बरगी, जिसको रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। दूसरी हो गई, और आगे बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर, फिर पुनासा और फिर महेश्वर। तो टोटल कितनी परियोजना चल रही है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर? 1 2 3 4। ठीक है ना, टोटल 4 परियोजना संचालित की जाती हैं। इसके बाद में दूसरे राज्य में अगला राज्य जो देखा जाए तो है वो है गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर डैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो अभी नए डैम का निर्माण किया गया है, उस डैम में भी, उस डैम पर बिजली परियोजना का संचालन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे क्लियर करता हूं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अपन, तो नर्मदा नदी आपको यहां पर पूरी क्लियर होगी। कहां पर लिख लें? यहां पर लिख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताएं। जितने भी विद्यार्थी मेरे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, नर्मदा नदी के ऊपर जो परियोजना बताई हैं और इसमें कुछ भी छूट रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन हैव द डाउट? चलिए, नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर गुजरती है। इसको मैंने दोबारा वैसे की वैसे लिख दिया। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे क्लियर बता सकता है। इसमें कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट में भी कहीं पे भी कोई दिक्कत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में, इसका गुजरात में है ये, और इसमें जो 3 स्टेट की शेयरिंग कितनी है, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात से ये नदी होकर गुजरती है। जैसे कि आपको जानकारी है, ये टोटल 1312 किलोमीटर तीनों राज्यों में कवर करती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो सरदार सरोवर डैम जो कि आखिरी में खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले जो सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया गया, जिसपे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, उसी डैम के पास में ही उसका निर्माण किया गया है। तो वहां पर जो डैम है, उस डैम में जो शेयरिंग है मध्य प्रदेश की, वो कितनी है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदी बहती है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो शेयरिंग है वो 57% है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना, उसके बाद में महाराष्ट्र का जो शेयरिंग है इसमें वो है 27%, और
फिर गुजरात का शेयरिंग इसमें है जो है वो है 16%। तो ये बिजली और जो वहां पे बिजली की परियोजना बन रही है उसमें ये शेयरिंग बताया गया है। ठीक है, इतनी यहां पर शेयरिंग है। अच्छा, इसमें राजस्थान को भी शेयर होल्डर बना गया है, लेकिन राजस्थान सिर्फ जो है पानी, वाटर, सिंचाई परियोजना में ही ये हिस्सेदार बनता है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये पन बिजली परियोजना के अंतर्गत जो शेयरिंग है उसमें तीनों आते हैं, लेकिन सिर्फ राजस्थान जो है ये सिर्फ सिंचाई परियोजना में यहाँ पर हिस्सेदार बनता है। इसमें आगे कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे पूछिए। इसमें जो शेयरिंग सिस्टम है उस शेयरिंग सिस्टम आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के ऊपर मैंने आपको पूरा इसमें जो जो पन बिजली परियोजना है उसके बारे में इसमें आपको जानकारी। इसके अलावा जो अन्य छोटी छोटी परियोजना है वो जल परियोजना कौन कौन सी नदी पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक तो जो बीना नदी है, ठीक है ना, बीना नदी पर जो राजघाट ललितपुर में जो बनाया गया है, ठीक है ना, माता टीला डैम, वहां पर पन बिजली परियोजना चल रही है, बरवली में बता रहा हूँ आपको। और अगली जो परियोजना है वो है खरगोन में ही, ठीक है ना, जो कि अभी बन रही है, मोहिनी खेड़ा जल विद्युत परियोजना, जो कि मोहिनी सागर, ठीक है ना, मोहिनी सागर में ही बनाई गई है, जो कि नर्मदा नदी पर ही बनाई जा रही है, जिसकी की नींव 2006 में रखी गई थी। ठीक है, तो लगातार मैंने आपको चंबल नदी के ऊपर जो डैम है उसके बारे में जानकारी दी। कौन कौन से डैम थे? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। उसके बाद में फिर नर्मदा नदी की पर जो 4 विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही थी। कौन कौन सी? बरगी के बाद में पुनासा, ओमकारेश्वर और महेश्वर। तो ये 3-4 परियोजना। और अगली सरदार सरोवर बांध पर जो वाटर शेयरिंग सिस्टम और जो इलेक्ट्रिक शेयरिंग सिस्टम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का, वो भी मैंने आपको क्लियर किया है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा एक और विद्युत परियोजना है जो कि पेंच जल विद्युत परियोजना है। पेंच नदी कहाँ पर है? सिवनी में। सिवनी से इसका उद्गम है और ये दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो उस पर ये जल विद्युत परियोजना चल रही है, पेंच। ठीक है ना, और वो महाराष्ट्र में संचालित हो रही है, लेकिन ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसमें शेयरिंग रहेगा। और इस पर कुल उत्पादन हो रहा है 160 मेगावाट। 160 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है और इसमें मध्य प्रदेश को 107 मेगावाट बिजली मिलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा फ्लो होती है, उसके बाद में महाराष्ट्र में जाती है। तो मध्य प्रदेश का शेयरिंग इसमें 107 मेगावाट का है और इतनी बिजली मध्य प्रदेश को दी जाती है और बाकी की बिजली
महाराष्ट्र को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जल विद्युत परियोजना के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर संचालित हो रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इसी तरीके से याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी अगर डाउट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट के माध्यम से बाद में भी पूछ सकते हैं, और उससे आपको जो भी डाउट होगा वो मैं कमेंट के माध्यम से आपको दोबारा आपको आंसर दूंगा। अगली क्लास फिर हम 11 से 11:30 के बीच में 11:15 तक क्लास स्टार्ट कर देंगे, और उसमें अगला टॉपिक लेंगे मध्य प्रदेश में पर ही। जो अगला टॉपिक होगा स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें होंगे मध्य प्रदेश के जितने भी सेंचुरी हैं, उस पर हम क्लास अगले टॉपिक पर लेने वाले हैं कल। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताएं, और साथ ही साथ में आप जितने भी विद्यार्थी मेरे इस क्लास के साथ जुड़े हैं वो लाइक करते हुए जरूर जाएं, और इसको शेयर भी करें अपने अलग ग्रुप्स में। उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि रोज 11 से 11:15 के बीच में मेरी लाइव क्लास चालू है, और उसमें आके वो सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश की व्यापम और MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो उस पर पूरा का पूरा स्टैटिक जीके अनुसार मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा इन सभी क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में भी मैं आपको मध्य प्रदेश के मैप पर ही पूरे की पूरी सेंचुरी बताऊंगा कि किस जिले में कौन सी सेंचुरी है, और कितने एरिया में वो फैली हुई है, और कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन माय लाइव क्लास। अगली क्लास कल फिर 11 बजे मिलते हैं, तो आप कल फिर आप स्वयं दोबारा से जुड़िएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो थैंक्स अगेन टू ज्वाइन माय दिस क्लास। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।